अगर आप भी सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हैं तो 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए और फिर डिसाइड करिएगा कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी है या नहीं देखनी है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक पूरी सीरीज जिसका ये रहेगा पार्ट 1। इस पूरी सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब वो क्वेश्चंस नहीं होते जो उठकर एज इट इज पेपर में आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब वो क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस जो पूरे चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स को या फिर ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर अप कर लें और आपके जो इतने महीने से आप मेहनत कर रहे हो उस मेहनत में 4 चांद लगा दे, यानी कि आपकी मेहनत को फाइनल टचअप दे दे। एग्जाम में जाने से पहले आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दे जो एग्जाम में जाकर शायद फंस सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपके साथ टोटल मिलाकर लगभग 80 से 90 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं इस पूरी सीरीज के अंदर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 6 चैप्टर के 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी हर वीडियो में 14 क्वेश्चंस होंगे, किसी में 8 भी हो सकते हैं, किसी में 14 हो सकते हैं, किसी में 20 भी हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने कवर करने हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के 6 चैप्टर, यानी कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब आपने डिसीजन ले लिया होगा कि आपको ये वीडियो आगे देखना है या नहीं देखना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो क्योंकि आने वाले वीडियोस का लिंक आपको तभी मिल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 1 शुरू करते हैं। तो जी हमारा सबसे पहला चैप्टर है जर्नल। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको भले ही जर्नल आता है पर पेपर में अगर जर्नल आ गया और आप रिवाइज नहीं करके गए तो कई बार ऐसा होता है जर्नल का क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो चलिए कोई भी चैप्टर को मिस नहीं करना, चाहे वो आपको आता है चाहे वो आपको नहीं आता है। हाँ, बस आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई चैप्टर आपको अच्छे से आता है तो आप उस केस में उसकी वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, वो तो आपके हाथ में। मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे चलूंगा। शुरुआत करता हूं मैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि हमें जर्नल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% ईच दे रखा है हमारे को। हमने मुकेश को गुड्स बेचे, अब बेचे हैं तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी आएगा। याद रहे बेटा, जहां सेल्स और सेल रिटर्न आता है वहां पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के साथ आउटपुट आता है, और जहां परचेज और परचेज रिटर्न आता है वहां पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के साथ इनपुट आता है। अब यहां पर हमने मुकेश को गुड्स बेचे 50,000 और उसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट ट्रांजेक्शन से पहले का डिस्काउंट होता है और कैश डिस्काउंट ट्रांजेक्शन के बाद का डिस्काउंट होता है। तो जो जीएसटी लगता है वो ट्रेड के बाद लगता है पर कैश से पहले लगता है। ओके, क्योंकि जीएसटी ट्रांजेक्शन के ऊपर लगता है। तो 50 में से अगर हम 20% माइनस कर देंगे तो 40,000 बचेगा। इसके ऊपर 6% सीजीएसटी, एसजीएसटी यानी 2400 हो जाएगा। तो हमारी एंट्री पास हो जाएगी। मुकेश डेबिट टू सेल्स 40,000 से, टू आउटपुट सीजीएसटी 2400, टू आउटपुट एसजीएसटी 2400, 44,800 मुकेश में चला गया। अगली एंट्री हमने मुकेश को गुड्स बेचे 1 लाख के, 20% ट्रेड डिस्काउंट होगा, 5% कैश डिस्काउंट। बेटा सबसे पहली बात, मैंने 1 लाख में से 20% माइनस किया, तो 1 लाख में से जब 20% माइनस हो गया तो ये मेरे पास बच गया 80,000 रुपए। अब इस 80,000 के ऊपर 6% सीजीएसटी लगेगा, यानी कि 4800। नाउ 5% कैश डिस्काउंट है। अब बेटा एक बात याद रखना, कैश डिस्काउंट सिर्फ उतने अमाउंट पे मिलता है जितना हमारे पास कैश या बैंक में पैसा इमीडिएटली आ गया है। इस पूरी लाइन में कहीं पे भी नहीं लिखा कितना आया, तो मैं ये मान लेता हूं कि पूरा पैसा इमीडिएटली आ गया है। तो 80,000 का 5% यानी कि 4,000 रुपए का मुझे कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब मुझे देना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास कितने पैसे आएंगे वो मैं बताता हूं। सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा 4,000 से, सेल्स क्रेडिट होगी 80,000 से, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी में जाएगा 4800 और बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपकी कैश में आ जाएगी। देखो जी, डिस्काउंट अलाउड 4,000 से, सेल्स में 80,000, आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी 48, तो बचा हुआ पैसा आपका 85,600 बैंक में आ गया। तीसरा पार्ट ये कहता है कि हमने मुकेश को गुड्स बेचे 1.5 लाख रुपए के, 20% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 1.5 लाख में से 20% गया तो रह गया 1,20,000 रुपए। अब 1,20,000 के ऊपर लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। 1,20,000 का 6% होता है 7200, तो ये हो गया 14,400, तो ये आ गया 1,34,400। बेटा वो कहता है इसमें से 60% पैसा आ गया। अब हमने 1,34,400 का 60% करना है। 1,34,400 का 134,400 का 60% होगा हमारा 80,640 रुपए, और बाकी बचा हुआ जो 40% है वो मुकेश में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मुकेश ने पैसे नहीं दिए, 53,760। अब वो ये कहता है ये जो 80,640 आए हैं इसमें से 3/4 चेक से आए हैं, तो हमने क्या किया, 80,640 का 3/4 कर दिया, 3/4, 60,480 चला जाएगा बैंक में, और बाकी बचा हुआ चला जाएगा कैश में। तो देखिए बेटा, सबसे पहले बैंक में 60,480,
20,160 कैश में चला गया, 53,760 चला गया मुकेश में, 1,20,000 सेल्स हो गई और बाकी आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी हो गया। बेटा एक बात ध्यान से सुनना, अगर इसके अंदर कैश डिस्काउंट होता तो कैश डिस्काउंट सिर्फ उतने पे होता जितना कैश हमारे पास आता। लेट्स से वो कहता 1,20,000 में से जैसे इस क्वेश्चन में 60% कैश आया है तो कैश डिस्काउंट भी 60% के ऊपर लगता है, यानी 1,20,000 का 60% का 5% कैश डिस्काउंट होता अगर इस एंट्री में कैश डिस्काउंट होता तो। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है एक चेक अमाउंटेड टू ₹9,000 हरि कृष्णा से आया जबकि हमने उससे पैसे लेने थे 10,000। बेटा किसी से पैसे लेने थे 10,000 और उससे 9,000 का चेक आया तो अब पहले तो हम ये मानते हैं कि 1,000 बाद में आ जाएगा, बट यहां पे दिया हुआ फुल सेटलमेंट, इसका मतलब इसके बाद पैसा नहीं आएगा। तो अब एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक आया है 9,000 से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 से, टू हरि कृष्ण हो जाएगा 10,000 से। इसके बाद आपने पर्सनल गुड्स के लिए, पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करे हैं और कैश विड्रॉ करा है तो ड्रॉइंग्स डेबिट हो जाएंगी। गुड्स के बदले परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब गुड्स क्रेडिट कितने से होंगे? कॉस्ट से। कॉस्ट बोले तो 6,000। एक बात और याद रखना बेटा, अगर इसमें जीएसटी होता तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट हो जाता, क्योंकि परचेज क्रेडिट होगा तो इनपुट साथ में क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ, अगर उसमें आईजीएसटी लगा होता तो आईजीएसटी क्रेडिट होता। इसके बाद 3,000 की कॉस्टिंग वाले गुड्स हमने फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिए, तो बेटा सेल प्राइस नहीं, फ्री सैंपल्स को कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री हो जाएगी फ्री सैंपल डेबिट या एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इसके बाद हमें कमीशन आई है 10,000 रुपए, जिसमें से आधी एडवांस में और आधी करंट ईयर की है, तो एंट्री पास होगी। जो आई है 10,000 बैंक अकाउंट डेबिट, टू कमीशन में चला जाएगा 5,000 और टू एडवांस कमीशन में चला जाएगा बचा हुआ 5,000 रुपए, राइट। इसके बाद आपने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है जवाहर से 30,000 रुपए की, चेक के अगेंस्ट। चेक के अगेंस्ट मतलब आपने 30,000 रुपए चेक दिया, सिंपल सी बात है। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब 12,000 रुपए के गुड्स जिसकी कॉस्ट 9,000 थी, बेटा कॉस्ट 9,000 है तो कॉस्ट पे ध्यान देंगे, वो हमने मशीन के रिपेयर्स करने में यूज कर दिया। बेटा रिपेयर्स के लिए यूज कर दिया तो वो शुरू में रिपेयर्स करिए। पहली बार जो रिपेयर होती है, मतलब पहली बार जब मशीनरी को खरीदते टाइम पे रिपेयर्स होती है, मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो ये 9,000 मशीनरी में ही डेबिट होगा और क्योंकि अपने ही गुड्स यूज करें हैं तो परचेसेस क्रेडिट हो जाएगा, मतलब एंट्री पास हो जाएगी मशीनरी डेबिट 39,000 से, टू बैंक अकाउंट हमने कितने का चेक दिया था 30,000 रुपए का, और 9,000 रुपए के हमने अपने गुड्स यूज कर लिए तो यहां पे आ जाएगा टू परचेसेस। बेटा ये था मेरा जर्नल का दूसरा क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं अपने जर्नल के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है इनपुट और आउटपुट जीएसटी को सेट ऑफ करने की जर्नल एंट्री। बेटा इसके लिए आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले एक टेबल बनाओगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब तीनों के आउटपुट लिखोगे, तीनों के आउटपुट, यहां पे आउटपुट आ गया 290, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी 290 और आउटपुट आईजीएसटी 420। इसके बाद आप इसमें से इनके रिस्पेक्टिव इनपुट माइनस करोगे। बेटा रिस्पेक्टिव इनपुट, अब आईजीएसटी का, सीजीएसटी का इनपुट तो 4 लाख है पर मुझे माइनस करना है सिर्फ 290, तो मैं 290 माइनस करूंगा और इसके बाद मेरा इनपुट सीजीएसटी 110 बच जाएगा। फिर मैं 290 इसमें से भी माइनस करूंगा तो मेरे पास और इनपुट एसजीएसटी भी 110 बच जाएगा, और इसमें से 420 माइनस करना पर मेरे पास है ही 3, तो मैं सिर्फ 3 माइनस कर दूंगा। अब मेरा सीजीएसटी का आउटपुट 0 हो गया, एसजीएसटी का आउटपुट 0 हो गया और आईजीएसटी का आउटपुट बच गया 1,20,000। अब बेटा मैंने आपको एक रूल बताया था, सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते, बाकी कुछ भी करो। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आईजीएसटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकते हैं, तो हम ये 1,20,000 के अगेंस्ट इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे। अब आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, सीजीएसटी को 110 एडजस्ट कर दो, एसजीएसटी को 10,000 एडजस्ट कर दो। दूसरा रास्ता, सीजीएसटी को 10,000 एडजस्ट करो, एसजीएसटी को पूरा एडजस्ट कर दो। बट बेटा ये दोनों रास्ते सही नहीं है। तरीका ये कहता है कि आपको इसमें से इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों आधा आधा माइनस करना चाहिए, यानी 120 एडजस्ट करना है तो 60 सीजीएसटी ले लो, 60 एसजीएसटी ले लो, ये 0 हो जाएगा। अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पहली जर्नल एंट्री, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी। बेटा आउटपुट सीजीएसटी से आपने इनपुट सीजीएसटी खत्म कर दिया। दूसरी जर्नल एंट्री, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी। तीसरी जर्नल एंट्री ध्यान से सुनना, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। और याद रहे, अगर मान लो इनपुट सेट ऑफ करने के बाद भी कुछ बच जाता तो वो टू बैंक के थ्रू करके हम एडजस्ट कर देते। फॉर एन एग्जांपल, ये 420 के बदले लेट्स से 720 होता। अगर ये 720 होता तो सबसे पहले 3 लाख माइनस हो जाता इनपुट आईजीएसटी, तो ये बचता 420। अब बेटा ये दोनों 110 इसमें मेरे को एडजस्ट करने पड़ जाते, मैंने एडजस्ट कर दिया 110 220 एडजस्ट हो गया, फिर भी 2 लाख बच गया। तो अब एंट्री पास होती आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी
टू इनपुट एसजीएसटी, टू बैंक अकाउंट, बचा हुआ 2 लाख रुपए हो जाता। ये हमारी सेट ऑफ की जर्नल एंट्री बन जाएगी। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको क्लियर है। बेटा मैंने जर्नल केस में 3 क्वेश्चन डाले। एक पहला क्वेश्चन जीएसटी से रिलेटेड, दूसरा क्वेश्चन आपका नॉर्मल जर्नल एंट्री जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल एंट्री पेपर में आ जाती है कभी कभी, और तीसरा क्वेश्चन जीएसटी को सेट ऑफ करने का। ये कभी भी पेपर में आ सकता है, और अगर ये पेपर में आ गया, घर से प्रैक्टिस नहीं करके गए तो गड़बड़ होने वाली है। अब बेटा मैं अपना अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं, और मेरा अगला क्वेश्चन यानी कि अगला चैप्टर है लेजर्स का। बेटा लेजर का डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, पर अगर आया तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन ही आएगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो ये कहता है एस की बुक्स में एच और आर 2 लोगों का लेजर बना दो। तो मैंने एक एच का अकाउंट बना दिया, एक आर का अकाउंट बना दिया। अब पहले एस ने आर के 15,000 देने हैं। बेटा एस ने आर के 15,000 देने हैं, तो इसका मतलब एस के लिए आर लाइबिलिटी है। अगर आर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी 15,000 रुपए। तो देखो बेटा आर के लेजर में क्रेडिट साइड पे आ गया बाय बैलेंस बीडी 15,000 रुपए। इसके बाद क्या कहता है, एच ने एस के पैसे देने हैं 20,000। बेटा एच ने एस के पैसे देने हैं, हम तो एस है क्योंकि हम तो एस की बुक्स बना रहे हैं, तो हमने एच से पैसे लेने, तो हमारी एसेट हो गया। एसेट हो गया तो डेबिट साइड पे बैलेंस बीडी आ जाएगा 20,000। तो देखो डेबिट साइड पे बैलेंस बीडी आ गया 20,000 रुपए। इसके बाद ये कहता है आर ने 60,000 के गुड्स बेचे एस को। बेटा आर ने एस को बेचे, हम तो एस है ना, मतलब हमने परचेज करे हैं। अगर हमने परचेज करे हैं तो एंट्री पास होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू आर। आर के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय परचेजेस। 60,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 54,000 से डन। इसके बाद ये कहता है हमने एस को गुड्स बेचे 30,000 के। बेटा हमने एस को गुड्स बेचे तो एंट्री पास होगी एच टू सेल्स। एच के अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा टू सेल्स 30,000 रुपए से। इसके बाद ये कहता है आपने रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ 25,000 नेट फ्रॉम आर। आर से फिर परचेज करिए आपने, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू आर। आर के लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय परचेजेस आ जाएगा 25,000 से। इसमें 15,000 रुपए का प्रॉफिट जोड़कर यानी कि आपने टोटल 40,000 रुपए में सेल कर दी, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा एच के अकाउंट में टू सेल्स 40,000 रुपए डन। इसके बाद ये कहता है आर एस ने, एस मतलब हमने 10% गुड्स आर के रिजेक्ट कर दिए, मतलब हमने आर से गुड्स खरीदे थे, हमने 10% रिजेक्ट कर दिए, तो ये हो गई बेटा परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की एंट्री होती है आर डेबिट टू परचेज रिटर्न। आर के लेजर में डेबिट साइड पे आ गया टू परचेज रिटर्न 10% ऑफ 54,000, क्योंकि हमने 4 अप्रैल को 54,000 के गुड्स खरीदे थे। इसके बाद ये कहता है हमने एस ने एक कैश मेमो इश्यू किया। बेटा याद रहे कैश मेमो इश्यू होता है कैश सेल के लिए, और कैश सेल की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ना ये एच के लेजर में जाएगा ना ये आर के लेजर में जाएगा, ये कैश और सेल्स के लेजर में जाएगा। डन है। इसके बाद मिस्टर एच ने क्लियर कर दिए हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यूज। बेटा मिस्टर एच के ड्यूज बनते कितने हैं 20, 30, 50 और 40, 90। 90 का हाफ होता है 45,000। तो इसका मतलब मिस्टर एच ने 45,000 क्लियर कर दिए, हमने उसको 0.5% का डिस्काउंट दिया। बेटा 45,000 का 0.5% होता है 225। तो देखो क्रेडिट साइड पे आ गया डिस्काउंट अलाउड 225। बेटा 45,000 में से अगर आप किसी को 225 का डिस्काउंट दे दोगे तो उसके 44,775 बच गए, जिसमें से 20,000 चेक से आए हैं, तो 20,000 क्रेडिट साइड पे बाय बैंक हो गया, तो बचे हुए 24,775 रुपए कैश में आ जाएंगे। डन है जी। इसके बाद आर के टोटल ड्यूज। बेटा आर के टोटल ड्यूज है हमारे, जो हमने आर को देने हैं 15 और 54 69, 69 और 25 हो जाएगा 94। बेटा 94 में से 5400 माइनस करेंगे 88,600 आएगा। इस 88,600 में से 10,000 रुपए रोक लो, 10,000 रोक लियो तो बच गए 78,600। ये 78,600 चेक से क्लियर कर दो 1,000 रुपए का डिस्काउंट लेके। इसका मतलब चेक कितने का देना है 77,600 का, तो उसके डेबिट साइड पे आ जाएगा टू बैंक 77,600, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा 1,000 रुपए का। डन है जी। इसके बाद कहता है एच का अकाउंट क्लोज कर दो टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट 5,000 वाज क्लियर्ड बाय हिम। बेटा ऑल वाज क्लियर्ड बाय हिम बट 5,000, इसका मतलब ये हो गया कि उसने सारे के सारे पैसे क्लियर कर दिए। एच ने बचे हुए जितने पैसे देने थे उसने सारे क्लियर कर दिए, 5,000 रुपए क्लियर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया। इसका मतलब बचे हुए 5,000 हमारे बैड डेट्स हो गए। तो बेटा अब आर से लेने कितने थे, एच से लेने कितने थे हमने, तो बेटा एच से हमने 20, 30, 50 और 40, 90 लेने थे। 45 उसके पास से पहले ही आ गए थे, तो बचे थे 45। 45 में से उसने 40 क्लियर कर दिए बाय बैंक अकाउंट, और जो 5,000 नहीं क्लियर कर पाया वो बैड डेट्स पे चले गए। एच का अकाउंट क्लोज हो गया, खत्म हो गया, कोई बैलेंस शीट ही नहीं बचेगा। बेटा लास्ट पॉइंट कहता है आर के अकाउंट को बैलेंस कर दो। आर के अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर 10,000 रुपए आएगी। क्यों? क्योंकि हमने आर के सारे पैसे दे दिए थे 10,000 रुपए हेल्ड बैक करके, यानी कि अपने पास रख के। तो बेटा जो बैलेंस शीट ही आएगा वो 10,000 रुपए आएगा। तो लेजर का डायरेक्टली क्वेश्चन आने चांसेस कम होते हैं, बट अगर आया तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा। एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना।
इसके बाद बेटा आ गया मैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि अपना ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस का जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हमारे को ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है और आप इस ट्रायल बैलेंस को ठीक करके दोबारा से बनाइए। बेटा जब आप ट्रायल बैलेंस को ठीक करके दोबारा बनाएंगे तो अपने अपने दिमाग में एक ही बात रखनी है, एसेट्स एक्सपेंस डेबिट में आएगा, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर आएगा। पर हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ सकता है अगर परचेजेस के साथ वर्ड दिया हुआ है एडजस्टेड। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेटा ओपनिंग स्टॉक सही है, डेबिट साइड पे सही है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस डेबिट में सही है, सैलरीज डेबिट में सही है, पर आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट में सही नहीं है, ये क्रेडिट में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 28,000 क्योंकि मेरी लाइबिलिटी होती है। बेटा वेजेस डेबिट में सही है, पर वेजेस ड्यू डेबिट में सही नहीं है, वेजेस ड्यू क्रेडिट में चला जाएगा 18,000 रुपए क्योंकि ये भी मेरी लाइबिलिटी होती है। बेटा बिल्डिंग सही है, प्लांट सही है क्योंकि हमारी एसेट्स है। इंटरेस्ट रिसीव्ड गलत है क्योंकि ये इनकम होती है, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,000 रुपए। इसके बाद बेटा एडवर्टाइजमेंट सही है बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सही नहीं है क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरी लाइबिलिटी होती है, तो क्रेडिट साइड पे चला जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 34,000 रुपीज। बेटा इसके बाद डेप्रिसिएशन सही है, याद रहे बेटा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है डेबिट में आएगा, बट अगर डेप्रिसिएशन के साथ वर्ड लिख दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो बेटा प्रोविजंस जो होते हैं वो क्रेडिट साइड पे आते हैं, चाहे कोई भी प्रोविजन हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, प्रोविजन फॉर टैक्स हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, कोई भी प्रोविजन हो, प्रोविजन क्रेडिट साइड पे आते हैं, रिजर्व्स भी क्रेडिट साइड पे आते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन सही है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट होती है, सही है। बेटा रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पे आएगा, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट साइड पे आएगा 24,000 रुपए। इसके बाद बेटा क्लोजिंग स्टॉक, देखो परचेजेस जो दी थी वो सिर्फ परचेजेस बोला था, एडजस्टेड परचेज नहीं बोला था। बेटा अगर एडजस्टेड परचेज नहीं बोला तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 3,24,000 रुपए। बेटा इसके बाद में क्रेडिट साइड पे गया, सेल्स सही है बट इंश्योरेंस प्रीमियम गलत है, इक्विपमेंट गलत है, रिपेयर्स गलत है। बेटा ये तीनों डेबिट में आएंगे। सबसे पहले इंश्योरेंस 12,000, ठीक है जी। इसके बाद इक्विपमेंट 50,000, इसके बाद रिपेयर्स 62,000, 62,000 डन है जी। इसके बाद बेटा ड्राइंग्स भी डेबिट में आएंगी, रिपेयर्स 10,000 थी, ड्राइंग 62,000 है, रिपेयर्स 10,000 थी, ड्राइंग 62,000, ठीक है जी। ड्राइंग्स क्यों सर डेबिट में आएंगी? बेटा ड्राइंग्स कैपिटल का उल्टा होता है, तो कैपिटल अगर क्रेडिट में आती है तो ड्राइंग्स डेबिट में आएगी। रिसीट सही है, सन्ड्री रिसीट्स बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, सही है। बेटा ग्राउंड रेंट 16,000 हमारा एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। सर क्या पता ग्राउंड रेंट मिला हुआ हो, आप ये कैसे मान के चल रहे हो कि पेड है? बेटा ग्राउंड रेंट मिलने के लिए आपके पास एसेट साइड पे ग्राउंड होना चाहिए, पर आपके पास तो ग्राउंड है नहीं, तो अगर ग्राउंड नहीं है तो इसका मतलब आपको रेंट मिला नहीं है, आपने रेंट पे किया है। बेटा इसके बाद रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न होती है, डेबिट में आएगी। रिटर्न इनवर्ड कितने से आएगी डेबिट में? 32,000 रुपए से, 32,000। बेटा कैपिटल सही है 4 लाख, पर इन्वेस्टमेंट गलत है। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, डेबिट में आएगा 88,000 से। इन्वेस्टमेंट डेबिट में आ गया 88,000। बेटा ये मेरा ट्रायल बैलेंस बन गया। आप जब इस क्वेश्चन को खुद करोगे तो आप यहां से चेक कर सकते हो, मैं टोटल वोटल नहीं कर रहा, वो आप कर लोगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए, मैं 5 सेकंड देता हूं। 1 2 3 4 5, पॉज करके ले लिया होगा ना आपने, ठीक है जी। आ जाओ बेटा। इसके बाद में आया चैप्टर नंबर 4, दैट इज हमारा कैश बुक। कैश बुक के हमने 2 क्वेश्चन करने हैं, एक 3 कॉलम कैश बुक, क्योंकि 3 कॉलम कैश बुक हो जाएगा तो हमारे पास सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक भी हो जाएगी। और दूसरा हमने क्वेश्चन करना है पेटी कैश बुक का। पेटी कैश बुक का क्वेश्चन अगेन आता नहीं है, पर अगर आ गया और घर से प्रैक्टिस करके ना गए तो गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए मैं आपको आज प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यहां पर आपको कैश बुक बनानी है, कैश बुक बनानी है, कैश और बैंक और डिस्काउंट तीनों कॉलम बनाने हैं। अब चेक को पहले रिकॉर्ड करना है, कैश मानना है। अब चेक को पहले कैश मानना है, क्या मतलब हुआ मैं बताऊंगा। सबसे पहले कहता है चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस विद कैश 20,000 रुपए। बेटा चंद्रिका ने 20,000 के बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल हो गया, डेबिट साइड पे आ जाएगा कैश कॉलम में टू कैपिटल 20,000 रुपए से। इसके बाद चंद्रिका ने 19,000 रुपए करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराए। बेटा 19,000 डिपॉजिट करवाए, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक के कॉलम में डेबिट हो जाएगा और कैश के कॉलम में क्रेडिट। देखो बेटा बैंक के कॉलम में डेबिट साइड पे, कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड पे। बेटा बैंक के सामने कैश का नाम, कैश के सामने बैंक का नाम, और लेजर फोलियो में सी आ जाएगा, सी बोले तो कॉन्ट्रा एंट्री। डन है। देन इसके बाद
उसको चेक रिसीव हुआ कीर्तियन कंपनी से 600 का। बेटा अब याद रखना, जब भी चेक रिसीव होगा कैश बुक चैप्टर के अंदर आप उसको मानोगे कि कैश रिसीव हुआ है, और फिर जब वो चेक डिपॉजिट हो जाएगा बैंक में तो हम कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे। कैसे? देखो, 4 को चेक रिसीव हुआ 600 का, तो हमने कैश कॉलम में डेबिट साइड पे लिख दिया 600 रुपए टू कीर्तियन कंपनी। इसके बाद 7 तारीख को हमने ये जब चेक डिपॉजिट कर दिया तो बैंक को डेबिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट। तो बेटा देखो, बैंक के कॉलम में 600 डेबिट, कैश के कॉलम में 600 क्रेडिट। बैंक के सामने कैश का नाम, कैश के सामने बैंक का नाम, और लेजर फोलियो में सी लिख देंगे, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। देन इसके बाद कहता है ही पेज इनटू कीर्तियन कंपनी, हमने कर लिया। रतन एंड कंपनी को चेक से पे किया, 20 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया। बेटा पे किया है तो इसका मतलब क्रेडिट साइड पे आएगा, 330 रुपीज चेक से पे किया तो बैंक कॉलम में आएगा। बैंक में क्रेडिट हो गया 330 बाय रतन एंड कंपनी, और 20 रुपए डिस्काउंट अलाउड में आ गया, सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड में आ गया क्योंकि उसने हमें डिस्काउंट दिया। त्रिपाठी एंड कंपनी को हमने पे करे 475। बेटा त्रिपाठी को पे करे बैंक से 475, क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में आ जाएगा 475, डेबिट साइड पे सॉरी, क्योंकि त्रिपाठी ने हमें पे करे, या क्या हो गया, टू त्रिपाठी एंड कंपनी 475 डेबिट साइड पे आ गया। ठीक है। ही रिसीव चेक फ्रॉम वारसी, वारसी से चेक आया, तो बेटा चेक आया 450 का, 35 रुपए का डिस्काउंट है, तो जो चेक आया है उसको हम पहले कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैश में। तो कैश की डेबिट साइड पे आ जाएगा टू वारसी, टू वारसी, कैश की डेबिट साइड पे 450 और 35 रुपए डिस्काउंट अलाउड में आ गया। इसके बाद हमें कैश सेल्स करके 75 रुपए कैश आया और 100 रुपए चेक आया। बेटा पहले चेक को हमने कहां रिकॉर्ड करना है? कैश में ही, तो पूरा 175 सेल्स आ जाएगा कैश के कॉलम में, तो कैश के कॉलम में 175 टू सेल्स आ गया। इसके बाद हमने 25 तारीख को बैंक में पे करे 15 वाला चेक, 15 वाला चेक मतलब जो वारसी से आया था, और 20 वाला चेक जो हमें कैश सेल करके आया था, मतलब 450 का और 100, 550 का, पर हमने टोटल डिपॉजिट 1000 रुपए करे। 1000 रुपए मतलब हमने 450 रुपए अपनी जेब से कैश पे किया होगा। हमें तो 1000 रुपए की एंट्री पास करनी है, कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे चेक भी कहां पड़े हैं? कैश में, और हमने साथ में कैश डिपॉजिट किया। इसका मतलब क्लियर है कि हमने पूरे 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करे। तो बैंक कॉलम में डेबिट हो जाएगा 1000 रुपए, और कैश के कॉलम में क्रेडिट हो जाएगा 1000 रुपए टू कैश बाय बैंक, और ये कॉन्ट्रा एंट्री बन गई हमारी। इसके बाद बेटा हमने कैश परचेजेस करी 275 रुपए की, कैश परचेजेस करी तो एंट्री हो जाएगी बाय कैश परचेजेस अकाउंट, कैश कॉलम में 275, ये रहा बाय परचेजेस। इसके बाद बेटा मैंने सन्ड्री एक्सपेंसेस पे करे कैश में, तो कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 50। इसके बाद मैं कैश का टोटल करूंगा, मैं बैंक का टोटल करूंगा, कैश का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, बैंक की बैलेंसिंग फिगर आ गई। बट बेटा एक बात याद रहे, डिस्काउंट के कॉलम की बैलेंसिंग फिगर नहीं करते, डेबिट का टोटल डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड है और क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड है, और अलाउड और रिसीव को हम कभी भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, उन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग जाता है। ओके, तो उसका हमने टोटल लिखकर छोड़ दिया। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा पेटी कैश बुक, और पेटी कैश बुक के अंदर हमने इंप्रेस्ड सिस्टम फॉलो करना है। बेटा इंप्रेस्ड सिस्टम ये कहता है कि पिछले पीरियड में, पिछला पीरियड मतलब अगर मान लो हम 1 महीने का बना रहे हैं तो पिछले महीने में, अगर हम 1 हफ्ते का बना रहे हैं तो पिछले हफ्ते में, तो पिछले पीरियड में आपने जितना खर्चा किया इस पीरियड के बिगिनिंग में आपको उसका रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। कैसे? मैं बताता हूं। देखो पहली बात तो पेटी कैश बुक के अंदर आपको पहला कॉलम बनाना होता है अमाउंट रिसीव्ड का, फिर डेट का, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट पेड का, और उसके बाद मल्टीपल कॉलम्स बनते हैं, जितने मैक्सिमम आप बना सकते हो, बाकी लास्ट हो जाता है सन्ड्री का। अब जैसे इसको 100 रुपए मिले पेटी कैश से, तो बेटा ये डेबिट साइड पे अमाउंट रिसीव्ड में आ जाएगा टू कैश अकाउंट। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसने खर्चा करना शुरू किया, जैसे बस फेयर पे किया तो कन्वेंस में, कार्टेज कार्टेज में, पोस्टेज पोस्टेज में, वेजेस वेजेस में, स्टेशनरी स्टेशनरी में, बस चार्जेस कन्वेंस में, रिपेयर्स सन्ड्री में डाल देंगे, बस फेयर कन्वेंस, कार्टेज कार्टेज में, पोस्टेज पोस्टेज में, बस चार्ज कन्वेंस में, कार्टेज कार्टेज में, स्टेशनरी स्टेशनरी में, रिफ्रेशमेंट को हम सन्ड्रीज में डाल देंगे। बेटा मैंने इस तरीके से बाय कन्वेंस कार्टेज पोस्टेज वेजेस अमाउंट पेड में सारे लिखे और आगे उनके उनके कॉलम में लिख दिए। बेटा मेन मेरे को जो आपको समझाना है ये पार्ट आप बहुत आराम से कर लोगे, ये दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या हुआ, मैंने टोटल किया, टोटल खर्चा मैंने किया हुआ था 60 का, तो बैलेंस बच गया 40 का, ये बैलेंस डेबिट साइड पे आ गया 40। अब पिछले पीरियड में मैंने कितना खर्चा किया? 60 का, तो मुझे 60 रुपीज का रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। तो वो 60 रुपीज का रीइंबर्समेंट बेटा ये देखो टू कैश करके यहां पे आपको 60 का रीइंबर्समेंट दिया हुआ है। तो एक बात याद रखना, जब भी पेटी कैश बुक बनाओ, अगर इंप्रेस सिस्टम दे रखा है तो आपको अगले पीरियड में जाकर बैलेंस बीडी लिखकर पिछले पीरियड में आपने जितना खर्चा किया था उसका रीइंबर्समेंट आपको टू कैश करके रिकॉर्ड करना है। बेटा ये हो गया हमारा
पेटी कैश बुक का क्वेश्चन। और अब हम चलते हैं अपने सब्सिडरी बुक्स के क्वेश्चन पे। कोई नहीं, सब सही है। आ जाओ बेटा, सब्सिडरी बुक्स के अंदर हमें सबसे पहले एंट्री पास करनी है सेल्स बुक। बेटा सब्सिडरी बुक्स के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, सब्सिडरी बुक्स में परचेज सेल्स सेल रिटर्न परचेज रिटर्न की बुक्स में वो एंट्री रिकॉर्ड होती है जो गुड्स से रिलेटेड हो, और साथ ही साथ जिसके अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, यानी कि कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। और अगर वो गुड्स से रिलेटेड नहीं है, लेट्स से फर्नीचर, एसेट, कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड है, तो वो सब रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद बेटा वैसे तो आपको एक ही कॉलम बनाना है अमाउंट का, डिटेल्स और अमाउंट का, पर अगर क्वेश्चन में जीएसटी आ जाता है तो फिर आपको डिटेल्स, अमाउंट, इसके साथ में आपको मल्टीपल कॉलम्स और बनाने पड़ेंगे। लेट्स से जीएसटी आ गया तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब बेटा पहले इसको सुनो ध्यान से। आपने गुड्स सेल करे गुप्ता एंड वर्मा को ऑन क्रेडिट। बेटा आपने गुड्स सेल करे गुप्ता एंड वर्मा को, तो हम पर्टिकुलर्स में लिखेंगे मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं, तो आएगा एंट्री 30 ट्राउजर 800 रुपए, तो हम लिखेंगे 30 ट्राउजर एट द रेट ऑफ 800 ईच, तो 24,000 रुपए आ जाएगा बाहर। 30 ट्राउजर एट द रेट ऑफ 800, 24,000 आ गया। और उसके बाद 20 ट्राउजर एट द रेट ऑफ 1000 ईच, तो बाहर 20,000 आ जाएगा। 20 ट्राउजर एट द रेट ऑफ 100 ईच, बाहर 20,000 आ गया। टोटल हो गया 44। इसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, बाहर अमाउंट आ जाएगा 39,600। ये हमारी पहली एंट्री यहां पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अगली एंट्री में हमने फर्नीचर बेचा, सॉरी ये नहीं आएगा, सिर्फ गुड्स से रिलेटेड आता है। फिर हमने मेसर्स जैन एंड सन्स को 50 शर्ट्स बेची 800 में, तो मेसर्स जैन एंड सन्स आएगा 50 शर्ट्स 800 में बेची, तो बाहर आ गया 40,000 रुपए। डन। इसके बाद नेक्स्ट हमने 13 शर्ट्स बेची 30 चीप स्टोर को। बेटा शर्ट बेची है तो गुड्स तो है, लेकिन कैश में बेची है तो ये ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड नहीं होगी। इसके बाद हमने क्रेडिट पे माथुर एंड जैन को बेची, माथुर एंड जैन को, तो 100 शर्ट 750 की, तो बेटा 75,000 आ जाएगा देखो। और प्लस ओवरकोट 500 के 1000 के, तो 5000 के, तो 50,000 आ गया। टोटल हो गया 1,25,000। 12,500 को हमने 10% इनवॉइस माइनस किया, तो हमारे पास 1,12,500। हम उसका टोटल करके लिख देंगे, दिस विल बी आवर आंसर। ये टोटल सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर दिया जाता है। परचेज का परचेज में, सेल का सेल में, परचेज रिटर्न में, और सेल रिटर्न में। बेटा इसके बाद मैंने आपको एक परचेज रिटर्न बुक का क्वेश्चन दे रखा है, जहां पर आपको यह समझना है कि इसके फॉर्मेट में डेबिट नोट नंबर आता है। अब डेबिट नोट नंबर आता है या क्रेडिट नोट नंबर, उसको समझने के लिए सेल रिटर्न की एंट्री होती है, सेल रिटर्न टू कस्टमर, कस्टमर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट नोट। और परचेज रिटर्न की एंट्री होती है सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न, सप्लायर डेबिट हो रहा है तो डेबिट नोट। अब यहां पर भी गुड्स और जो क्रेडिट है वही आएंगे। बेटा जैसे देखो सेकंड वाली में हमने गुड्स कैश में परचेज करा था, ये नहीं आएगा। लास्ट वाली में हमने कंप्यूटर रिटर्न किया, ये नहीं आएगा। तो सिर्फ पहली एंट्री आएगी 5 पॉलिस्टर साड़ी 1000 रुपए 5,000, और 5 सिल्क साड़ी 2,600 रुपए 13,000, तो टोटल हो गया 18,000 रुपए। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। तो बेटा सेल रिटर्न और सेल्स बुक रिसेंटली अभी पेपर में आया, आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दो। अब हम बढ़ते हैं अपने छठे चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या पहला क्वेश्चन हमने चूज किया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सितंबर 2025 के पेपर में आया हुआ। आइए पढ़ते हैं क्या कहते हैं। पहली बात यहां पे सबसे ऊपर क्वेश्चन में लिखा है रिकॉर्ड और रेक्टिफाई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई एंट्री लिखी हुई है और उसमें कोई गलती नहीं दी हुई तो उसको रिकॉर्ड करना है, अगर कोई एंट्री में गलती दी हुई है तो उसे रेक्टिफाई करना है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जर्नल और रेक्टिफिकेशन का मिक्स क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, आपने महेश को गुड्स बेचे 1,80,000 के, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो बेटा 1,80,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1,62,000। इस 1,62,000 में से उसने 50% पैसा दे दिया। 50% मतलब बेटा 81,000 उसने आपको दे दिया। अब ये जो 81 उसने आपको दिया, इसमें से 2/3 उसने चेक से दिया है, 2/3। अच्छा अब पहली बात तो बेटा इसमें जीएसटी लगना है, तो 162 का 6% सीजीएसटी एसजीएसटी है, तो 162 का 6% होता है 9720। अब 9720 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो 2 लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेंगे, और इसमें प्लस किया 1,62,000। इसका मतलब आपने उससे टोटल लेने हैं 1,81,440 रुपए। तो बेटा सबसे पहली बात यहां पर टू सेल्स क्रेडिट होगा, सेल्स 1,62,000। आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट होगा, ये बिल्कुल अभी मैं सेम आपको फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करवा कर आया हूं 9720 से, और आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट होगा सेम 9720 से। डन है।
अब बेटा ये टोटल पैसा आना था 181,440, इसका आधा आ गया, इसका मतलब 181,440 आना था, 90,720 आ गए। तो बेटा जो नहीं आए वो महेश में डेबिट हो जाएंगे 90,720। अब जो आ गए 90,720 उसमें से 2/3 चेक से आए हैं, तो हमने इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 किया तो 60,480 रुपीज, 60,480 रुपीज चेक से आए हैं, तो वो बैंक में डेबिट हो जाएंगे। और बाकी बचा हुआ अमाउंट जो है यानी कि 30,240 रुपीज कैश में आ जाएगा। ये हमारी टोटल एंट्री बन गई, इजी सी एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कहता है वन ऑफ द डेटर्स मिस्टर एक्स एग्रीड टू पे ऑफ हिज ड्यूज 3,000 टू मिस्टर सी हु इज द क्रेडिटर ऑफ मिस्टर दत्त। मतलब हमारे एक डेटर ने हमारे क्रेडिटर को पेमेंट कर दी जाकर, ठीक है, मतलब जिसके हमने पैसे देने थे डेटर ने सीधा उसको पैसे दे दिए, तो हमने इसकी कोई एंट्री पास नहीं करी। बेटा इससे क्या होगा, मेरा डेटर भी कम हो जाएगा और मेरा क्रेडिटर भी कम हो जाएगा। तो क्रेडिटर है सी और डेटर है एक्स, तो एंट्री पास हो जाएगी सी टू एक्स 3,000 रुपए। इसके बाद इंप्लॉइज को हमने सेलिंग प्राइस जिसका 1 लाख था, कॉस्ट प्राइस था 75,000, बेटा कॉस्ट प्राइस पे एंट्री पास होगी। दिवाली पे गिफ्ट दे दिया, बेटा गिफ्ट दिया सैलरी में से नहीं काटा, तो गिफ्ट बोनस में डेबिट हो जाएगा, या आप इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में कर सकते हो, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस में कर सकते हो। बोनस में डेबिट हो जाएगा 2 परचेजेस। अब बेटा इस परचेज में आएगा 75,000, लेकिन आपने इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया हुआ था, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा 75,000 का 6%, दैट इज 4,500। तो बेटा 4,500 ये हो गया टोटल 84,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या कहता है, आपने 2,500 रुपए की सेल करी कमल कुमार को, तो एंट्री होनी थी कमल कुमार टू सेल्स, पर आपने डेबिट कर दिया कमला रानी को। बेटा कमल कुमार को डेबिट करना था, आपने कमला रानी को डेबिट कर दिया, तो अब एंट्री पास हो जाएगी कमल कुमार डेबिट टू कमला रानी। ओके जी, कितने से 2,500 से। बेटा इसके बाद आपने एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी और उसके ऊपर 15,000 रुपए लगा दिए, तो ऑब्वियसली वो मशीनरी में ही ऐड होना चाहिए था। अकाउंटेंट ने गलती से इसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दिया, सॉरी, अब हम इसे वापस मशीनरी में डालेंगे, तो एंट्री पास होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स, कितने से 15,000 रुपए से। अब बेटा जैसे ही आपने मशीनरी को डेबिट किया तो इस मशीनरी पे आपको 10% लगाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, तो एक और एंट्री पास हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितने से 10%, यानी कि 15,000 का 10% 1,500 रुपए से। डन हो गई जी बात। इसके बाद आपने 151 रुपीज की परचेज करी मिस्टर एक्स से, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। आपने परचेज बुक में 15 रुपए से एंट्री करी है एंड पोस्टेड टू मिस्टर एक्स एज 51 और एक्स के अकाउंट में 51 से। पहली बात बेटा परचेज डेबिट होनी चाहिए थी 151 से, आपने 15 से डेबिट करी है, तो परचेज डेबिट हो जाएगी 136 से। इसके बाद मिस्टर एक्स क्रेडिट होना चाहिए था 151 से, आपने 51 से क्रेडिट किया, तो मिस्टर एक्स क्रेडिट हो जाएगा 100 रुपए से। बेटा बाकी बचा हुआ 36 रुपए सस्पेंस में चला जाएगा। ओके, इसके बाद ये कहता है आर को आपने क्रेडिट नोट दिया, इसका मतलब आपने आर को क्रेडिट किया, क्यों 6,000 रुपए से, क्योंकि आपने उसे रिबेट दिया है, क्योंकि कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकले हैं। इसका मतलब बेटा आपने आर को गुड्स सेल करे थे, अब वो डिफेक्टिव निकले, तो आपने 6,000 रुपए से सेल्स को रिवर्स कर दिया। सेल्स को रिवर्स करने की एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू आर। बेटा सेल्स रिवर्स करोगे तो आपको आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी भी रिवर्स करना पड़ेगा। बेटा मैं इकट्ठा लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो यहां पे हम क्या करेंगे 6,000 की सेल्स रिवर्स करेंगे, उसका 6% यानी 360 सीजीएसटी, 360 एसजीएसटी और आर में आ जाएगा 6720 रुपीस। ओके बेटा हम चाहें तो सेल्स के बदले रिबेट भी लिख सकते हैं यहां पे। इसके बाद क्या कहते हैं, एस को भी हमने एक क्रेडिट नोट दिया 2,000 रुपए का, क्योंकि उसने हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दी फॉर द आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द गुड सोल्ड। बेटा प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है जल्दी पैसे दे दिए, बेटा जल्दी पैसे दे दिए तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपने उसको 2,000 रुपए का क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया। अब सवाल ये आता है कि यहां पर जल्दी पेमेंट देना जो है वो कैश डिस्काउंट का पार्ट है। बेटा कैश डिस्काउंट पे जीएसटी रिवर्स नहीं होगा, ठीक है, तो आपने 2,000 रुपए का क्रेडिट नोट दिया उसे प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से, तो ये एंट्री पास हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एस, कितने से 2,000 रुपए से। बेटा यहां पर जीएसटी का कोई मतलब नहीं है।
अक्रूवल ऑफ टेलीफोन चार्जेस 2538 कंप्लीटली ओमिटेड। बेटा एक आपने अक्रूवल मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, तो आपने टेलीफोन चार्जेस आउटस्टैंडिंग पे करने थे पर आपने पे नहीं करे और उसे रिकॉर्ड भी नहीं करा, तो बेटा अब रिकॉर्ड कर देंगे। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस 2538। अब बेटा देखो सिंपल सी बात है, जो बच्चा जर्नल चैप्टर पढ़ के गया है वो ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेता, जर्नल और रेक्टिफिकेशन दोनों। पर जिसने जर्नल रिवाइज नहीं किया कि भाई ये तो आता ही नहीं है पेपर में, फंस गया इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट जर्नल के हैं और 5 पार्ट रेक्टिफिकेशन के हैं। बेटा लास्ट कहता है 25390 का हमने चेक दिया है सी दास को, जो ट्रेड पेबल्स के अंदर था, टुवर्ड्स हिज ड्यूज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज। बेटा डेबिट करना था सी दास को, हमने डेबिट कर दिया परचेज को, अब एंट्री पास हो जाएगी सी दास या फिर ट्रेड पेबल्स डेबिट टू परचेजेस। कितने से? 25,390 रुपए से। दैट्स इट। ये है हमारा बेटा सितंबर 25 में आया हुआ, हमने क्वेश्चन यहां पे चूज किया, बढ़िया क्वेश्चन था। उसका आंसर मैं अभी यहां पे आपको वैसे लिख दिया है, बट मेरी कोशिश रहेगी कि जब मैं आपको ये पीडीएफ दूंगा तो उसके अंदर आंसर लिखा हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बड़ा बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहां पर क्वेश्चन ये कहता है कि विदाउट सस्पेंस और विद सस्पेंस इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। विदाउट सस्पेंस का मतलब क्या हो गया कि आपको क्या कहते हैं उसको स्टेज 1 के हिसाब से करना है, और विद सस्पेंस मतलब आपको स्टेज 2 के हिसाब से करना है। सेल्स बुक का टोटल 100 रुपए से शॉर्ट है। बेटा सेल्स का टोटल बढ़ाने के लिए एंट्री पास हो जाएगी सस्पेंस टू सेल्स 100 रुपए से। अब अगर ये स्टेज 1 विदाउट सस्पेंस होता तो हम सेल्स का लेजर बना देते और उसके क्रेडिट साइड पे लिख देते 100 रुपए बाय अंडरकास्ट के हिसाब से। 150 रुपए के गुड्स ग्रीन ने रिटर्न करे थे, हमने रिकॉर्ड ही नहीं करे, अब रिकॉर्ड कर देंगे। बेटा एंट्री पास हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन। अब विद सस्पेंस बोलो या विदाउट, ये दोनों का आंसर सेम रहेगा क्योंकि इसमें सस्पेंस आ ही नहीं रहा। बेटा गुड्स परचेज करे थे हमने 250 के, लेकिन हमने डेबिट कर दिया सप्लायर को। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो सप्लायर को क्रेडिट करना था, हमने डेबिट कर दिया। अब डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता। कितने से? 500 रुपए से। और बेटा विदाउट सस्पेंस करना होगा तो हम गुप्ता का लेजर बनाएंगे और उसके क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 500 रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट। फर्नीचर परचेज करा था गुलाब से 1000 रुपए का, पर हमने एंटर कर दिया परचेज बुक में। बेटा इसका मतलब फर्नीचर को डेबिट करना था पर हमने परचेज को डेबिट कर दिया। अब फर्नीचर को डेबिट करेंगे और परचेज को क्रेडिट करेंगे, और चाहे विद सस्पेंस हो या विदाउट ये एंट्री रहेगी सेम। इसके बाद आपने डिस्काउंट रिसीव किया रेड एंड ब्लैक से। बेटा रेड एंड ब्लैक से डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो एंट्री होती है रेड ब्लैक डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। वो कहता है ये एंट्री आपने डिस्काउंट कॉलम में नहीं डाली। बेटा डिस्काउंट कॉलम में नहीं डाली, इसका मतलब मैंने इसे कैश बुक में नहीं डाला, कैश बुक में नहीं डाला तो रेड एंड ब्लैक के अकाउंट में भी नहीं डाला। इसका मतलब ये एंट्री पूरी छूट गई, मेरे को एंट्री पास करनी पड़ेगी रेड एंड ब्लैक डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बेटा लास्ट पार्ट कहता है डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन। आपने मोहन को डिस्काउंट दिया तो एंट्री पास होनी चाहिए थी डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू जी मोहन। वो कहता है डिस्काउंट के कॉलम में नहीं डाला पर जी मोहन के अकाउंट में करेक्टली पोस्टेड है, तो बेटा जी मोहन के बदले आएगा सस्पेंस। और अगर आप इसका सस्पेंस के बिना पास करना है तो डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनाएंगे और उसमें डेबिट साइड पे 18 रुपए लिख देंगे। बेटा ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। इसका मतलब उनका ट्रायल बैलेंस पिछले साल मैच नहीं हुआ था। इसका मतलब बेटा ये स्टेज 3 का क्वेश्चन है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का। तो देखो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस चूज करे जिससे आपके पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। बेटा यही मेरा टारगेट है और यही अचीव करना है मुझे और कुछ नहीं करना। ठीक है, आपके मार्क्स आ जाएं, आपका पास हो जाओ, आप इंटर में आके मुझसे मिलो, बस यही चाहिए मुझे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए बार बार बोल देता हूं मैं, कभी कभी ऐसा अच्छा बच्चा हूं मैं भी। बेटा स्कूटर परचेज करा पर हमने डेबिट कर दिया कन्वेंस को। इसका मतलब हमें डेबिट करना चाहिए था मोटर व्हीकल को, पर हमने डेबिट कर दिया कन्वेंस को। तो मोटर व्हीकल डेबिट करेंगे, कन्वेंस क्रेडिट करेंगे, पर कन्वेंस के बदले आएगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने से? 3000। इसके बाद परचेज का अकाउंट ओवरकास्ट है, परचेज होती है डेबिट, ओवरकास्ट है कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, पर परचेज के बदले आएगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000। हमने क्रेडिट परचेज करी थी पी से पर हमने उसे सेल मान लिया, तो बेटा आप सेल को रिवर्स करेंगे और परचेज को रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री होगी परचेज डेबिट मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट, सेल्स डेबिट पीएनएल एडजस्टमेंट ही डेबिट हो गई 4000 से टू पी 4000 से। बेटा एंट्री होनी चाहिए थी परचेज डेबिट सेल डेबिट टू पी, तो परचेज डेबिट का मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट, सेल डेबिट का मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट। इसका मतलब दोनों डेबिट हो गए तो 4000 से डेबिट हो जाएगा।
बेटा ए से कैश आया पर हमने बी के अकाउंट में डाल दिया, मतलब ए को क्रेडिट करना था, बी को क्रेडिट कर दिया, तो बी को डेबिट कर देंगे, ए को क्रेडिट कर देंगे 1000 रुपए से। सिंपल सी बात है, इसमें पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के बदले पीएनएल एडजस्टमेंट आता है। सी से कैश आया पर हमने उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया, बेटा सी को क्रेडिट करना था, सी को डेबिट कर दिया। अब सी को क्रेडिट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस टू सी 1000 रुपए से। अगेन ये दोनों नॉमिनल अकाउंट नहीं है तो इसके बदले पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं आया। बेटा 500 रुपए क्यू से लेने थे, ट्रायल बैलेंस बनाते समय लिखना भूल गए, बेटा क्यू को डेबिट करना था, डेबिट करना भूल गए, अब कर देंगे क्यू टू सस्पेंस। अगेन पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं आया क्योंकि ये दोनों नॉमिनल अकाउंट नहीं है। बेटा आर को सेल करी थी, रिकॉर्ड करना भूल गए, बेटा आर को सेल रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री होगी आर टू सेल्स, सेल्स के बदले आ जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट क्योंकि सेल्स मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है। इसके बाद 2395 का परचेज थी पर हमने गलती से उसको 2593 लिख दिया, परचेज के अकाउंट में हमने 2395 को 2593 यानी कि ज्यादा लिख दिया। अब बेटा 198 से परचेज को क्रेडिट करेंगे तो एंट्री पास हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज के बदले आ जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट 198 रुपीज से। बेटा इसके बाद 10% डेप्रिसिएशन लगाना था मोटर व्हीकल पे तो एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल, पर डेप्रिसिएशन के बदले आ जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट 300 रुपए से 3000 क्या 10%। लेकिन बेटा आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में लिखा था दैट उसने जो डिफरेंस है वो पीएनएल अकाउंट में डाल दिया, ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस पीएनएल में डाल दिया। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट का टोटल करेंगे और सस्पेंस अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा हम भी उसको वही डाल देंगे जहां उसने डाला था। मतलब सिंपल सी बात है, उसने पिछले साल के ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस को सस्पेंस में डालने के बदले पीएनएल एडजस्टमेंट में डाल दिया, पीएनएल अकाउंट में डाल दिया और पीएनएल का बैलेंस कैपिटल में चला गया। इसका मतलब सस्पेंस की वजह से पिछले साल की कैपिटल गलत है। तो अब हम क्या करेंगे, सस्पेंस का अकाउंट बनाएंगे और सस्पेंस का अकाउंट बनाने के बाद जो भी सस्पेंस का बैलेंसिंग फिगर बचेगा 10,698 हम उसको उठाकर पीएनएल कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो एंट्री पास हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो क्या ये एंट्री स्टेज 3 में हमेशा करनी है? द आंसर इज नो। ये एंट्री सिर्फ तब करनी है जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि उसने जो डिफरेंस था वो कहां ट्रांसफर कर दिया, पीएनएल। लेकिन इसके बाद हमारा थर्ड स्टेज का आखिरी स्टेप एक और होता है, जो भी डिफरेंस पीएनएल एडजस्टमेंट के अकाउंट में आएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट के अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा हम उसे भी उठाकर कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में। तो देखो बेटा पीएनएल एडजस्टमेंट का अकाउंट बनाया, 10,898 बच गए, हमने उठाकर उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया तो ये एक एक्स्ट्रा एंट्री और होगी। क्या सर ये एंट्री हमेशा होगी? यस। तो इसका मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट को हमेशा आपने ट्रांसफर करना है कैपिटल में, बट सस्पेंस को कैपिटल में कब ट्रांसफर करना है, जब लिखा होगा दैट राइट ऑफ द डिफरेंस टू पीएनएल अकाउंट। क्योंकि अगर उसने सस्पेंस को पीएनएल में डाला है तो आपको कैपिटल को सही करना पड़ेगा। बेटा ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा कि उसने 4700 रुपीज की परचेज करी टिम्बर एंड कंपनी से और टिम्बर के बदले उसने जिंजर के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया और वो भी 7400 से। बेटा अगर ये लाइन ना दी होती तो मैं ये मान के चलता परचेज बुक बिल्कुल सही है, पर यहां कहता है परचेज बुक की एंट्री भी गलत है। इसका मतलब परचेज बुक में भी आपने 4700 के बदले एंट्री 7400 से कर दी। अब बेटा पहली बात, टिम्बर को क्रेडिट करना था, आपने जिंजर को क्रेडिट कर दिया। अब जिंजर को डेबिट करेंगे 7400 से, टिम्बर को क्रेडिट करेंगे 4700 से और बेटा डिफरेंस अमाउंट जो होगा वो परचेज में एडजस्ट करेंगे क्योंकि परचेज बुक भी गलत थी। ठीक है, तो आई थिंक डिफरेंस बचेगा 2700 का। इसके बाद आपने सेल करी अमन ब्रदर्स को, अमन के बदले आपने मनन को कर दिया 5900 से और डे बुक भी गलत है। तो इसका मतलब बेटा पहले तो अमन को क्रेडिट करना था, अमन को क्रेडिट करेंगे 5900 से, मनन को क्रेडिट नहीं करना था, मनन को डेबिट करेंगे सॉरी ये 95 आएगा, सही एंट्री 95 थी, 5900 से। और बेटा बाकी बचा हुआ हम सेल्स में, बाकी बचा हुआ यस हम सेल्स में डेबिट कर देंगे। एक सेकेंड बेटा, ये सेल्स की एंट्री है तो सेल्स की एंट्री में हमने अमन को क्रेडिट करना था, अमन को डेबिट करना था, अमन को डेबिट करेंगे 9500 से, मनन को क्रेडिट करेंगे 5900 से और डिफरेंस अमाउंट से सेल्स को क्रेडिट करेंगे। माय बैड बेटा, मैंने परचेज के हिसाब से एंट्री पास कर दी थी। डन।
इसके बाद आपने 230 का डिस्काउंट अलाउ किया, जो कि आपने कमीशन के अकाउंट में डाल दिया। बेटा डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में डेबिट करना था 230, आपने कमीशन में डेबिट कर दिया, तो एंट्री पास हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कमीशन 230। लेकिन वो ये कहता है कैश बुक में डिस्काउंट का टोटल 320 था, मतलब आपने 230 लिखा हुआ है जबकि टोटल 320 था, इसका मतलब 320 लिखना चाहिए था। तो 90 रुपए कहां गए? वो कह रहा है 90 रुपीज का एक अमन को डिस्काउंट दिया था, वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा। ओहो, अब रिकॉर्ड कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड डेबिट 320 से डेबिट हो जाएगा, अमन 90 से क्रेडिट हो जाएगा, और जो कमीशन है वो 230 से क्रेडिट हो जाएगी। आप चाहो तो इसको दो एंट्री में भी पास कर सकते हो। इसके बाद बेटा 6400 का एक चेक ड्रॉ किया था अमन ने, तो एंट्री पास होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू अमन, वो डिसऑनर हो गया, तो हमने एंट्री पास करनी थी अमन टू बैंक, पर हमने अमन के बदले मनन को डेबिट कर दिया। तो बेटा अब अमन को डेबिट करेंगे और मनन को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री पास हो जाएगी अमन डेबिट टू मनन 6400 से। बेटा ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिख करवाया आपको क्योंकि जिस क्वेश्चन में 4 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बन के आ जाता है पेपर में, क्योंकि 1 में 4 नंबर का अगर रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया तो वो आपके लिए मैंडेटरी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये एक आसान क्वेश्चन था बट हमने कर लिया। अब बेटा हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन मैंने आपका क्यों डाला ये भी बताऊंगा। बेटा सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन कहता है अनएबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस एंड नेक्स्ट ईयर हमारे को गलतियां पता लगी, तो इसका मतलब ये भी स्टेज 3 का क्वेश्चन है। नाउ यहां पर ये क्वेश्चन करवाने का रीजन, पहले तो रिपेयर्स हैं, हमने बिल्डिंग में डेबिट कर दी, तो अब बिल्डिंग को क्रेडिट करेंगे, रिपेयर्स को डेबिट करेंगे, रिपेयर्स के बदले आ जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट, तो पीएनएल एडजस्टमेंट टू बिल्डिंग हो गया। ठीक है, तो फटाफट पहले एंट्री बता देता हूं। फ्रेट के कॉलम का एडिशन हमने 1500 से शॉर्ट है, तो बेटा फ्रेट डेबिट होता है, डेबिट कर देंगे, तो फ्रेट डेबिट के बदले पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस हो जाएगा 1500 से। ठीक है जी। इसके बाद ये कहता है गुड्स 1050 के कस्टमर ने रिटर्न करे तो कस्टमर को क्रेडिट करना था, हमने कस्टमर को डेबिट कर दिया, तो बेटा आप कस्टमर को डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रानी 2100 से। इसके बाद फर्नीचर बेचा था 30,000 रुपए का, हमने सेल्स बुक में एंटर कर दिया, फर्नीचर को डेबिट क्रेडिट करना था, हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, तो बेटा फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे और सेल्स को डेबिट करेंगे, सेल्स के बदले पीएनएल एडजस्टमेंट आ जाएगा। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज राजा से आया था 20,000 रुपए का, वो रिटर्न बाय बैंक, मतलब हमने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा था। बेटा अगर कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज आपने बैंक से डिस्काउंट करवाया हुआ अगर वो डिसऑनर हो जाता है, तो हमने ये पढ़ा था पहले तो हम राजा को अपना डेटर बनाएंगे और बिल्स रिसीवेबल को नहीं बैंक को क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो बिल बैंक के पास था, तो एंट्री होनी चाहिए थी राजा टू बैंक। हमने क्या किया, बैंक को तो क्रेडिट कर दिया पर राजा को डेबिट करने के बदले हमने ये बिल्स रिसीवेबल को डेबिट, बेटा डेबिट करना था राजा को पर हमने डेबिट कर दिया बिल्स रिसीवेबल को, ये तो गड़बड़ हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, राजा को डेबिट करेंगे, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे 20,000 रुपए से। नाउ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, बेटा इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया था पिछले साल वो सस्पेंस में डाला है, इसका मतलब बेटा इस क्वेश्चन में हम सस्पेंस के बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि वो लाइन नहीं लिखी ना, राइट ऑफ द डिफरेंस टू द पीएनएल अकाउंट, तो हम सस्पेंस को कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने नहीं किया पर आप करोगे, पीएनएल एडजस्टमेंट का जो भी बैलेंस बचेगा 12,500 और 1500 14,000 और 30,000 54,000 रुपए, बेटा 54,000 रुपीज आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, एंट्री पास करोगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, कितने से 54,000 से। तो सस्पेंस को कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना क्योंकि राइट ऑफ द डिफरेंस टू पीएनएल अकाउंट नहीं लिखा, लेकिन पीएनएल एडजस्टमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। बेटा यहां पर हमारा पार्ट 1 फिनिश होता है, पार्ट 2 आपके लिए अगली वीडियो में आएगा। आई होप आप लोगों को पार्ट 1 अच्छा लगा होगा, बट बेटा अगर आप चाहते हो मैं पार्ट 2 बनाऊं तो उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको पार्ट 1 कैसा लगा। अगर कोई आप स्पीड बढ़वाना चाहते हो या स्पीड कम कराना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, राइट। और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा और इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, क्योंकि बेटा जितने कमेंट्स होंगे उतना मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा इन पार्ट्स को, इन सीरीज को आपके पेपर से पहले कंप्लीट करने का। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, लाइक और शेयर तो आप करोगे ही करोगे, पक्की बात है, इतना मुझे आप पे विश्वास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।